श्वेता और उसकी ननद रिया कोलकाता से दिल्ली की ट्रेन पकड़कर जा रही थी। रिया की बेस्ट फ्रेंड काजल की शादी थी जो दिल्ली में रहती थी। रिया के साथ जाने वाला कोई था नहीं, इसलिए वो अपनी भाभी श्वेता को अपने साथ ले जा रही थी। श्वेता भाभी, एक काम करो, आप नीचे की सीट पर सो जाना, मैं ऊपर की सीट पर सो जाऊंगी। तुम्हें कैसे पता कि मुझे ट्रेन की ऊपर सीट पर बैठने से डर लगता है? मेरी प्यारी भाभी, मुझे ये बात रवि भैया ने पहले ही बता दी थी जब ट्रेन की टिकट बुक की थी। पर तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना ट्रेन के ऊपर की सीट पर सोने से? नहीं नहीं भाभी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं तो कहीं भी सो जाती हूँ, मुझे तो बस सोने की जगह चाहिए, फिर तो मैं खर्राटे मारती हूँ। इसी तरह बात करते करते रात हो गई। उस एसी कोच के कुछ यात्री सोने की तैयारी कर रहे थे और कुछ यात्री अभी खाना खाने लगे थे। तभी एक औरत जिसकी उम्र लगभग 50 साल की होगी, सफेद साड़ी में आई। वो बहुत ही खुश दिख रही थी। वो उस डिब्बे के यात्रियों के साथ खूब घुल मिल कर बातें कर रही थी। श्वेता और रिया भी उस औरत की बातों का हिस्सा बन रही थी और वो भी बातें कर रही थी। मेरे पोते का जन्म हुआ है, मैं दिल्ली जा रही हूँ अपने बेटा बहू के पास। मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए ये बहुत खुशी का मौका है, क्योंकि हमारे घर में बहुत सालों बाद ही खुशी आई है और मैं आप सबको इस खुशी का हिस्सा बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं सबको ये मिठाई खिलाने आई हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है। उस औरत ने अपने बैग में से एक मिठाई का डिब्बा निकाला और उस बोगी में बैठे सभी यात्रियों को खुशी खुशी लड्डू बांटने लगी। श्वेता और रिया ने लड्डू हाथ में ले लिया। ट्रेन में मौजूद ज्यादातर यात्रियों ने लड्डू खा लिया और थोड़ी देर में सभी को भारीपन और नींद महसूस होने लगी। लोग अपनी अपनी सीटों पर लेट गए। श्वेता को भी नीचे की सीट पर लेटते ही नींद आ गई, लेकिन रिया जो अपनी ऊपर वाली सीट पर थी वो सोने की कोशिश करने लगी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अपना फोन चलाने लगी। इतनी देर में वो औरत जो नीचे की सीट पर बैठी थी रिया से बातें करने लगती है। और बिटिया, कहाँ जा रही हो? कोई रिश्तेदार रहता है क्या? आंटी जी, मेरी सहेली दिल्ली रहती है, उसकी शादी है तो मैं अपनी भाभी के साथ वहीं जा रही हूँ। नीचे की सीट पर मेरी भाभी है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, दोस्ती जरूर निभानी चाहिए। मैं भी बस सुबह होने का इंतजार कर रही हूँ ताकि मैं जल्दी जल्दी अपने पोते से मिल सकूँ। वैसे तुम सोई नहीं? इस डिब्बे में तो सब सो चुके हैं। जी आंटी, बस मुझे ना थोड़ी देर फोन चलाकर सोने की आदत है, ऐसे मुझे नींद नहीं आती, और वैसे भी ट्रेन के ऊपर की सीट है ना तो हिलती रहती है, तो नींद बहुत मुश्किल से आती है। अच्छा अच्छा, चलो मैं तो सो रही हूँ, तुम भी सो जाओ, ज्यादा देर फोन चलाना अच्छी बात नहीं। जी आंटी जी, बस सोने ही लगी हूँ। कुछ देर बाद वो औरत भी अपनी सीट पर सो जाती है। रिया भी सोने लगती है। तभी उसे कुछ याद आता है, अरे आंटी जी ने जो लड्डू दिया था वो तो मैंने खाए नहीं, लड्डू खा लेती। श्वेता भाभी तो खर्राटे मारकर सो रही है, लगता है सारी नींद आज ही पूरी कर लेंगी। वैसे थक भी तो बहुत गई है, मेरे लिए कितना करती है भाभी। आज मेरी सहेली की शादी है, मेरे साथ आने के लिए फौरन हाँ कह दिया। बहुत सोचती है मेरे बारे में। रिया जैसे ही लड्डू खाने लगती है, अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो देखती है कि जो महिला लड्डू बांट रही थी वो सोते हुए अचानक उठी है। रिया को लगा शायद वॉशरूम जाने या पानी पीने के लिए वो महिला उठी होगी, पर ऐसा नहीं था। क्या आंटी जी सामने बैठे लोगों के बैग को ऐसे इधर उधर हाथ लगाकर क्यों देख रही हैं? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। इन आंटी की नीयत कुछ ठीक नहीं, मुझे इन पर नजर रखनी होगी, मुझे चौकन्ना रहना होगा। इन्हें ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं जाग रही हूँ। मुझे सोने का नाटक करना होगा। हाँ जरूर, ये कुछ गलत करने वाली है, मुझे इन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। वो औरत धीरे धीरे श्वेता के पास आती है। अब रिया पूरी तरह घबरा चुकी थी क्योंकि श्वेता बहुत गहरी नींद में थी। रिया ने हिम्मत दिखाई क्योंकि उसके पास अभी कोई सबूत नहीं था कि वो औरत सचमुच चोर है, इसलिए वो उस स्थिति को संभालती है। अचानक श्वेता की आंख खुल जाती है। शायद उसने लड्डू पूरा नहीं खाया था। श्वेता को उठते देखकर वो औरत घबराकर अपनी सीट पर वापस बैठ जाती है। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी गहरी नींद में सो रही थी, अचानक से जाग गई, तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं, मच्छर बहुत काट रहे हैं इसलिए बार बार नींद खुल रही है। श्वेता भाभी, एक काम करो, आप ऊपर की सीट पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाती हूँ। अरे कोई बात नहीं रिया, फिर तुम्हें भी तो परेशानी होगी। नहीं नहीं, वैसे भी मुझे नींद आ ही नहीं रही है, आप आराम से ऊपर की सीट पर सो जाओगे, मैं आपकी सीट पर नीचे सो जाती हूँ। अरे आंटी जी, आप जाग रहे हो? हाँ, बस पानी पीने उठी थी, सोने लगी हूँ। अब श्वेता ऊपर वाली सीट पर सोने चली जाती है और नीचे वाली सीट पर रिया लेट जाती है। कुछ देर बाद रिया को भी हल्की सी झपकी आ जाती है। वो औरत एक चोर थी, ये बात रिया ने सही सोची थी। वो औरत धीरे से उठती है और जैसे वो कुछ यात्रियों के मोबाइल फोन, पैसे और जेवर निकालकर भागने लगती है, तभी रिया पीछे से उसे पकड़ लेती है और चोर चोर चिल्लाने लगती है। सारे यात्री रिया की आवाज सुनकर उठ जाते हैं और उस चोर औरत को पकड़ लेते हैं। आप सब नहीं जानते ये आंटी चोर है, आपने जो लड्डू खाया था उसमें इन्होंने नींद की दवाई मिला दी थी।
वो देखिए, कुछ लोग तो अभी तक सो रहे हैं। वो तो शुक्र है भगवान का कि मैंने लड्डू खाया नहीं था, वरना आज ये औरत हम सबको लूटकर भाग चुकी होती। रिया, तुमने तो सचमुच बहुत बहादुरी का काम किया। पता नहीं ये आंटी हमारा कितना नुकसान कर देती। हम सब तो इसके झांसे में आ गए थे। सच बताओ, क्या सचमुच तुम अपने बेटा बहू से मिलने जा रही हो या किसी गैंग का हिस्सा हो? अब तक ट्रेन दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रुक चुकी थी, तभी पुलिस आ जाती है। रिया जी, थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए। आपने हमें इमरजेंसी में कॉल मिलाकर बहुत अच्छा काम किया। हम इस ठग औरत को काफी समय से तलाश रहे थे। ये अकेली नहीं है, इसके और भी साथी ट्रेन पर ऐसे ही लोगों को लूटते हैं। मुझे छोड़ दो, मैंने कोई चोरी नहीं की। हर चोर ऐसे ही कहता है। चलो अब अपने साथियों के बारे में थाने में चलकर बताना। मेरी प्यारी ननद तो बहुत बहादुर है। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू भाभी, बस कोई नुकसान नहीं हुआ, मुझे इसी बात की बहुत तसल्ली है। अब आगे से सबको ये सबक मिल गया है कि हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। ना जाने कैसे कैसे बनावटी लोग सफर के दौरान कब टकरा जाए, कुछ नहीं पता। सही कहा बिटिया तुमने। आज का ये दिन हम सबको हमेशा याद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया, हमेशा खुश रहो। ट्रेन के उस सफर ने श्वेता और रिया के साथ साथ सबको एक मैसेज भी दिया कि हमें यात्रा के दौरान हमेशा सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी लापरवाही से बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। सुरक्षा और सावधानी से ही हम खुद को और दूसरों को किसी भी अनहोनी से बचा सकते हैं। दिल्ली शहर में रहने वाली ऐश्वर्या दिखने में बेहद खूबसूरत थी। अपने माता पिता धर्मेंद्र और हेमा की वो इकलौती बेटी थी, जिस वजह से वो उनकी बेहद लाडली थी। ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद उसके माता पिता उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढने लगे। मेरी बेटी अब जवान हो गई है, अब उससे शादी करके दूसरे घर जाना होगा, लेकिन मेरा तो ये सोच सोच कर ही बुरा हाल हो रहा है कि उसके जाने के बाद उसके बिना हम कैसे रहेंगे जी। इसी बात की चिंता तो मुझे भी खाई जा रही है हेमा। धर्मेंद्र चौहान का दिल्ली शहर में अपना 2 मंजिला मकान था, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर वो खुद रहा करते थे और ऊपर की मंजिल बिल्कुल खाली थी। एक दिन संडे वाले दिन किसी अजनबी ने दरवाजे की घंटी बजाई। रुको माँ, मैं दरवाजा खोलती हूँ। ऐश्वर्या ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने एक बहुत ही हैंडसम लड़का खड़ा हुआ था, जिसका नाम था अखिल। जी, मुझे पता चला है कि आप अपने घर का ऊपर वाला फ्लोर किराए पर देना चाहते हैं। आप यहीं रुकिए, मैं पापा को बुलाकर लाती हूँ। हाँ, क्या बात है, बताओ। अंकल, वो एक्चुअली मैं अपने पेरेंट्स के साथ 2 दिन पहले ही इस शहर में आया हूँ। मेरी यहाँ नई नई जॉब लगी है, तो मुझे आपका घर किराए पर चाहिए था। लेकिन बेटा, मुझे अपना घर किराए पर देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे दे दीजिए ना, देखो तो बेचारा कितना मासूम लगता है। और वैसे भी कल को जब ऐश्वर्या ब्याह करके चली जाएगी, तब हम इस घर में अकेले ही रह जाएंगे, तो कम से कम और कोई होगा तो मन तो लगा रहेगा ना। आंटी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब आपकी बेटी शादी करके चली जाएगी तो मैं आपका मन अच्छे से लगा कर रखूंगा, आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने दूंगा। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत अच्छी बातें करते हो और जल्दी घुल मिल भी जाते हो। एक काम करो, तुम अपने पेरेंट्स के साथ कल ही ऊपर वाले फ्लोर पर रहने आ जाओ, मैं तब तक साफ सफाई करवा कर रखूंगी। अरे नहीं आंटी जी, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आकर सारी साफ सफाई कर लूंगा। अगले ही दिन अखिल अपनी माँ आशा और पिता रमेश के साथ उनके घर में शिफ्ट हो जाता है। अखिल स्वभाव का बहुत ही अच्छा लड़का था। अपनी चुलबुली बातों और हंसते हुए चेहरे से वो सबका मन जीत लेता था। हेमा चौहान को अखिल बहुत पसंद आता है। अब अखिल को उस घर में रहते हुए कुछ दिन बीत चुके थे। एक शाम हेमा अपने पति धर्मेंद्र से कहती है, अखिल कितना प्यारा लड़का है ना। हाँ, आजकल के जमाने में भला ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं। अपने माता पिता को खाना तक बनाकर खिलाता है। अजी, खाने की क्या बात करते हो, जब उसकी मेड नहीं आती तो वो घर का भी सारा काम खुद ही करता है। हमारी बेटी को भी काश ऐसा ही कोई लड़का मिल जाए। ऐसा ही कोई क्यों, अपना अखिल बुरा है क्या? लेकिन वो तो हमारे किराएदार हैं। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है ना, इससे हमारी बेटी भी अपने पास ही रहेगी। आप हाँ कहो तो मैं कल ही उसके माता पिता से रिश्ते की बात आगे बढ़ाती हूँ। हाँ ठीक है। फिर एक दिन मौका पाकर हेमा अखिल और उसके परिवार से इस बारे में बात करती है और फिर सबकी रजामंदी से दोनों की शादी हो जाती है। अगले दिन जब सुबह अखिल सोकर उठता है तो ऐश्वर्या को ना पाकर अपनी माँ से पूछता है, माँ, ऐश्वर्या कहाँ है? पता नहीं बेटा, मैं भी उसे ही ढूंढ रही हूँ। आज उसकी पग फेरों की रस्म जो है। लेकिन ऐश्वर्या तो बड़े मजे से अपने पेरेंट्स के पास जाकर चाय पी रही थी। ऐश्वर्या, तुम वहाँ क्या कर रही हो?
चाय पी रही हूँ। मुझे अपने इस कप में ही चाय पीना पसंद है और बाथरूम भी मैं सिर्फ अपना ही यूज करती हूँ। ऊपर का वो रूम मुझे पसंद नहीं। अरे बहू, आज तुम्हारी पग फेरों की रस्म थी, लेकिन तुम तो अकेले ही मायके पहुंच गई। चलो कोई नहीं, अब मैं अखिल को नीचे भेजती हूँ तुम्हें लेने के लिए। क्या सासू माँ, आप भी आ तो रही हूं मैं। इसके बाद आशा उसे पहली रसोई बनाने के लिए कहती है, लेकिन 5 मिनट के अंदर ही ऐश्वर्या हलवा लेकर पहुंच जाती है। अरे वाह, हमारी बहू तो बहुत तेज है। 5 मिनट भी नहीं हुए इसे गए हुए और हलवा बनाकर ले आई। नहीं पापा जी, ये तो नीचे मम्मी ने बनाया था तो मैं ऊपर ले आई। बहू, अब वो तुम्हारा मायका है और ये तुम्हारा ससुराल। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा वो सब छोड़िए और ये बताइए कि आप इस महीने का किराया कब दे रहे हैं। पापा ने कहा था आपसे पूछ लूं। लेकिन बहू, अब तो हम रिश्तेदार हैं, क्या अभी भी तुम्हारे पापा हमसे किराया लेंगे? हाँ पापा जी, मेरे पापा ना हिसाब के एकदम पक्के हैं। अगर आप नहीं दोगे तो वो मुझसे मांग लेंगे, क्योंकि अब मैं इस घर की बहू जो हूँ। ऐसे ही एक रोज जब ऐश्वर्या और निखिल अकेले में बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो ऐश्वर्या की माँ उसे आवाज देकर नीचे बुला लेती है। ऐश्वर्या बेटी, कहाँ हो तुम? जल्दी से नीचे आ जाओ। कहाँ जा रही हो? अब ये तुम्हारा ससुराल है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे नींद अपने कमरे में ही आती है। इतना कहकर वो वहां से चली गई। अगले दिन अखिल घर का राशन लेने जा रहा था तो हेमा ने भी उसे अपनी लिस्ट पकड़ा दी। अरे दामाद जी, जरा ये मेरा भी राशन लेते आना। ठीक है आंटी, मेरा मतलब है सासू माँ। ऊपर वाले फ्लोर पर खड़े रमेश और आशा ये सब देख रहे थे। हे राम, ये ऊपर ससुराल और नीचे मायके में न जाने और क्या क्या दिन देखना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ऐश्वर्या प्रेग्नेंट हो जाती है। घर में सभी ये जानकर बहुत खुश थे। देखते ही देखते उसे 7 महीने पूरे हो जाते हैं। उफ, यहाँ ऊपर वाले फ्लोर पर तो कितनी गर्मी है, एसी तक नहीं है यहाँ। मुझे ना इस प्रेगनेंसी में ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए अब मैं कुछ महीने अपने मायके, मेरा मतलब है नीचे ही रहूंगी, और जब बच्चा पूरे 3 महीने का हो जाएगा तभी ससुराल मतलब ऊपर आऊंगी। लेकिन ऐश्वर्या, ये बात ठीक नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, जाने दे बहू को। ऐसी हालत में इसे परेशान न कर। और ये 4 सीढ़ी नीचे तो जा रही है, जब तेरा दिल करे मिलाए कर इससे। नहीं मम्मी जी, ये बात ठीक नहीं। अखिल 10 दिन में एक बार मिलने आ सकते हैं। अरे आखिरकार वो मेरा मायका है ना। अखिल जी का रोज रोज वहां आना अच्छी बात नहीं। ठीक है बहू, जैसा तुम्हें ठीक लगे। काफी सोच विचार के बाद अखिल एक दिन धर्मेंद्र से मिलने नीचे जाता है। अरे आओ दामाद जी, आज मैं आपका दामाद नहीं बल्कि किराएदार बनकर आया हूँ। पापा, हम ये घर खाली करना चाहते हैं। तभी ऐश्वर्या और हेमा भी वहां आ जाती हैं। लेकिन क्यों अखिल, ये मेरा मायका भी तो है। इसलिए तो खाली करना चाहता हूँ क्योंकि ऊपर ससुराल और नीचे मायके ने मुझे मेरी ही बीवी बच्चों से दूर रहने पर मजबूर कर दिया है। और हाँ, कल ही हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं अपने नए घर में, तो परसों मैं अपनी बीवी को लेने आऊंगा एक दामाद बनकर।